अश्वनी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गामा फंक्शन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है बीटा फंक्शन। सो ये गामा और बीटा फंक्शन का पार्ट 2 है, और जो इस वीडियो में नए हैं वो इसके पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 को जरूर देख लें। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बीटा फंक्शन को लिखते हैं mn, और ये होता है इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 into 1 minus x to the power n-1 dx n greater than 0। इसको बोला जाता है बीटा फंक्शन। ये एक तरह का फंक्शन है इंटीग्रल के टर्म में। इस फंक्शन को कहा जाता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस एंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला है, फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m प्लस n-1। ये है बीटा फंक्शन, और उसका वैल्यू जिसको डिटेल से ये कैसे आया हम लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन की तरह गामा फंक्शन भी एक फंक्शन है, आप इसको पहचानिए और याद रखिए। 0 to infinity e to the power minus x and x to the power n-1 dx, इसको पहचानिए और इसको याद रखिएगा। ये आपका है गामा फंक्शन, ठीक है। और जैसे बीटा फंक्शन को बीटा mn से डिनोट करते हैं, गामा फंक्शन को हम लोग लिखते हैं गामा n। ये गामा का सिंबल होता है, ऐसे ऐसे गामा लिखते हैं, गामा n से डिनोट करते हैं। और यहाँ भी n है ना, तो ये n ग्रेटर देन 0 होता है। इसको कहा जाता है बीटा फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस बीटा फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और फिर इस बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो जरा इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये इसको आप ऐसा कीजिए, देखिए इसमें एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करते हैं तो इसको यूज करते हैं ILATE, और इस साइड से हम लोग प्रेफरेंस लेते हैं। यानी कि दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा I को, यानी कि इनवर्स फंक्शन को। सेकंड प्रेफरेंस देते हैं L को, लॉगरिदमिक फंक्शन को। थर्ड प्रेफरेंस देंगे एल्जेब्रिक को, फोर्थ देंगे त्रिकोणोमेट्रिकल को, और फिफ्थ देंगे एक्सपोनेंशियल को। सो एक्सपोनेंशियल को हम लोग लास्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ एक एल्जेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। देखिए एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? एल्जेब्रिक को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन, और इसको हम लोग बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे। बाई पार्ट से सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फिर ब्रैकेट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस तरह से हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां चलिए उसको यूज कीजिए। फर्स्ट फंक्शन है ये n-1। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का e टू दी पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से नीचे डिवाइड कर देंगे। x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। e टू दी पावर x में चूंकि कोफिशिएंट 1 होता है इसलिए जरूरत नहीं पड़ता है उसको, अदरवाइज माइनस एक्स है तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स बाई -1, चलिए -1 लिख दीजिए, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसमें लिमिट होगा 0 to इन्फिनिटी, ये लिमिट। फिर होता है माइनस
इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये है आपका एन, यहाँ एन के जगह पर एन माइनस वन है। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन मीन्स एन माइनस वन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन, उसको बाहर कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इसको नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स को नीचे कर दीजिएगा तो ई टू द पावर प्लस एक्स हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। और इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको और इसको दोनों को कंपेयर कीजिए तो देखिए 0 टू इन्फिनिटी था, यहां भी 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, n माइनस वन ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या, e टू द पावर माइनस एक्स, यहां भी e टू द पावर माइनस एक्स है, और x टू द पावर n माइनस टू है, यहां n माइनस वन है। देखिए ये जो गामा n था उसमें ये 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, और x का पावर था n माइनस वन। गामा n में x का पावर n माइनस वन, गामा n माइनस वन में x का पावर कितना होना चाहिए, उससे कम। देखिए गामा में जो x था उसका पावर उससे कम था, तो गामा n माइनस वन में होगा x का पावर n माइनस टू, और देखिए वही है यहाँ x का पावर n माइनस टू है। तो n माइनस वन को बाहर किए और 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा n माइनस वन। बोलिए बात समझ में आया? इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, गामा के जगह पर n माइनस वन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ n माइनस वन कीजिएगा तो n माइनस वन तो n माइनस टू हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा n माइनस वन। और इसको जरा इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए और आगे देखिए लोग क्या करते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, चलिए सबको मिटाते हैं, है ना। आप लोग लिख लिए होंगे, और ऐसे तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, मैं लिखेंगे। देखिए ये रिजल्ट को हम इधर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टोरियल m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन बाई फैक्टोरियल m प्लस n माइनस वन है ये, है ना। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। अच्छा, ये किसका वैल्यू आया, ये एक्चुअली आया ये गामा n का, ठीक है ना। अच्छा, इसको भी मिटा लेते हैं। अब स्पेस बन गया। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको ठीक से समझिए, बहुत लोग समझते नहीं है इसको। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसके हिसाब से x के जगह पर पहले लिखेंगे इन्फिनिटी, और फिर माइनस करके x के जगह पर लिखेंगे 0, यही तरीका है। देखिए तो क्या होता है, x के जगह पर इन्फिनिटी लिखिए तो इन्फिनिटी का पावर कुछ भी आप लिखिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, डिवाइडेड बाय x के जगह पर यहाँ इन्फिनिटी, तो e टू द पावर इन्फिनिटी होगा, e का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और फिर x के जगह पर लिखेंगे 0, तो ये 0 का पावर 0 टू द पावर एनीथिंग 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 होगा 1, तो 0 बाई 1 ये 0 होगा। तो चलिए इस पार्ट का तो कोई ज़रूरत नहीं हो, तो 0 हो गया।
पहला जो पार्ट आएगा जब आप x की जगह पर इन्फिनिटी बैठाइएगा तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को आप तो इन्फिनिटी नहीं लिख देंगे ना, या इसको जीरो नहीं लिख देंगे ना, इसको कुछ नहीं लिख सकेंगे, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उसमें से ये एक है, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो, इस तरह से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो उसमें से एक है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए तो उसको डायरेक्ट तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो उस केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जहां x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मतलब ये जो x टू द पावर n-1 बाई ई टू द पावर x है, इसमें x के जगह पर इन्फिनिटी बैठाने पर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम लोग इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। x को डायरेक्ट इन्फिनिटी लेने से वैल्यू जब नहीं निकलता है तो हम लोग उसको टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। इसका लिमिटिंग वैल्यू अब निकाला जाए, समझे? और जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो लिखेंगे यहाँ। चलिए देखिए, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का सवाल है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का सवाल होने से उसको लॉपिटल रूल से सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx बाई डी एक्स, एफ एक्स बाई कोई दूसरा फंक्शन है gx, और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, f डैश एक्स बाई जी डैश एक्स करते हैं। ये अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को। वो अगर फिर इनडिटर्मिनेंट आए तो फिर से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो हट ना जाए। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, इसको बोलते हैं लॉपिटल रूल। ओके, तो वही लॉपिटल रूल से इस लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लॉपिटल रूल में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग से। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x टू द पावर n-1 का n-1 x टू द पावर n-1 तो n-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई e टू द पावर x का, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वही रह जाएगा। फिर अब x के जगह पर अगर इन्फिनिटी आप बैठाते हैं तो इन्फिनिटी टू द पावर n-2 इन्फिनिटी, और नीचे फिर e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना हुआ है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, x टू द पावर n, x टू द पावर n का हो जाएगा n x टू द पावर n-1, तो ये n-3 हो जाएगा, और नीचे e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा। अब बैठाइए x के जगह पर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर n-3 इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 n-2 e टू द पावर n-3 है ना, तो उसको और एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, x टू द पावर n-3 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहां आ जाएगा n-3 और x टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x। देखिए ये सिलसिला तो जारी रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जरा देखिए, एक बार जब डिफरेंशिएट किए तो n-1 आया, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद n-2 आया, तीसरा बार डिफरेंशिएट करने के बाद n-3 आया, और x का पावर उससे एक कम, ठीक है, x का पावर उससे एक कम, और नीचे तो e टू द पावर x बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कितना बार डिफरेंशिएट करें कि वहां से x हट जाए, कितना बार डिफरेंशिएट किया जाए कि वहां से x का पावर हट जाए। देखिए इसको अगर आप n-1 बार रिपीट कीजिएगा, जैसे एक बार डिफरेंशिएट किए, दो बार किए, तीन बार किए ना,
आप अगर n-1 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिए एक बार जब डिफ्रेंशिएट किए तो n-2 आया था ऊपर, 2 बार में n-3 आया था, 3 बार में n-4, n-1 बार जब कीजिएगा ना तो x का पावर n-1 आएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए एक बार जब डिफ्रेंशिएट किए तो एक बार करने से 2 माइनस हो रहा है, जब दूसरा बार किए तो n-3 हो गया, तीसरा बार में n-4 हो गया, 10 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो n-11 आएगा, 20 बार कीजिएगा तो n-21 आएगा, और जब n-1 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, देखिए ये पहला बार में n-2 हुआ ना, दूसरे बार में n-3, तीसरे बार में n-4, उससे एक ज्यादा माइनस हो रहा है ना, 3 बार में यहाँ 4 आ गया, तो जब n-1 कीजिएगा तो n-1 वो ब्रैकेट में रहेगा, तो ब्रैकेट जब हटा देंगे वो प्लस हो जाएगा। जरा इसको आप फिर से देख लीजिए, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए n-1 बार अगर आप रिपीट कीजिएगा, 2 बार में n-2 तक गया, 3 बार में n-3 तक गया, तो जब आप n-1 बार कीजिएगा तो वो हो जाएगा n-1 यहाँ पर आ जाएगा, और x का पावर उससे एक ज्यादा होगा, उससे एक ज्यादा होगा मतलब n- ये चीज जो है n-n हो जाएगा। ये नहीं समझे बात, लगता थोड़ा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखिए फिर से आप देख लीजिए अंतिम बार, देखिए ऐसे समझिए आप, पहला बार डिफ्रेंशिएट किए n-1, दूसरा बार में n-2 तक गया, तीसरा बार में n-3 तक जाएगा, तो n-1 बार में कितना जाएगा, कहां तक जाएगा? देखिए n-1 पहला बार में, दूसरे बार में n-2, n-1 बार रिपीट कीजिएगा तो n-1 होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। तीसरे बार में n-3 तक, तो n-1 टाइम्स में n-1 तक, n-1 तक, और इंटू x का पावर, देखिए यहां n-3 था तो यहां n-4 हो गया, यानी एक और कम हो गया, ठीक है। यहां n-2 था तो ये n-3 हो गया, तो यहां x का पावर इससे एक कम होगा। ये कितना है, ये n कटेगा तो बचेगा क्या, 1। ये n कट जाएगा ना, यहां ऐसा इसको रख लीजिए, तो बचेगा 1, उससे एक कम होगा। बोलिए इस तरह से समझ में आया आपको? और डिवाइडेड बाय e⁻x कर लीजिए। देखिए नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, लेकिन समझना तो है आपको। सिंपल ऐसे रखिए आप, एक बार में n-1 आया, 2 बार में n-2, 3 बार में n-3, 4 बार में n-4। आपको क्या करना है, रिपीटिंग n-1 टाइम्स, तो n-1 हो जाएगा ये। और यहां जितना आता है x का पावर, उससे इससे एक और कम कर लेते हैं। ये कितना है, ये चीज ये कितना है, ये n कटेगा तो 1 है, तो x का पावर उससे और एक कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। आई होप अब आप इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसको मिटाते हैं इधर का। थोड़ा सा वो उसका ट्रेंड को पकड़ के करना पड़ता है ना। अब देखिए ये सिंपल है। अब ये देखिए n-1, n-2, n-3 एक एक घटता जा रहा है, और लास्ट में ये कितना है, ये ब्रैकेट हटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो n-1, n-2, n-3 करके 1 तक का प्रोडक्ट
उसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। जैसे मान लीजिए 5 है, फिर उससे एक कम 5-1 4 तक है, फिर 5-2 उससे एक कम, ऐसे करके अगर 1 तक का प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5। तो उसी तरह से n-1 से स्टार्ट है, एक एक घटता जा रहा है और लास्ट में 1 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फैक्टोरियल n-1। और x का पावर 0 है, x का पावर 0 1 लिखेंगे उसको, और नीचे e टू द पावर x, और इसमें ये लिमिट जारी रहेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये रहेगा, बरकरार रहेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। अब देखिए तो x की जगह पर इंफिनिटी बैठाइए, यहां तो x है नहीं, नो प्रॉब्लम, नीचे x है, तो अब अगर आप x के जगह पर इंफिनिटी बैठाइएगा तो ये e टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल n-1 e का पावर इंफिनिटी इंफिनिटी एंड एनीथिंग बाय इंफिनिटी 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चीज है इसी का लिमिटिंग वैल्यू निकाले थे ना, इसका जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये 0 आएगा। x के जगह पर इंफिनिटी रखने पर ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा था, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग लेंगे लिमिट के जरिए, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी करके, और x टेंड्स टू इंफिनिटी करके उसका लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है 0, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकेंगे 0। ठीक है, 0-0 था ना, x के जगह पर इंफिनिटी रखने से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी था, वो तो 0 हो गया, फिर माइनस x के जगह पर 0 रखने से तो 0 ही था, तो 0-0 0, तो ये कंप्लीट पार्ट हो गया 0। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कंप्लीट 0। ठीक है, अच्छा अब इसको मिटा लेते हैं। तो फाइनली हुआ यूं कि गामा n का वैल्यू आया, ये चीज कंप्लीट 0 हो गया, 0 के आगे माइनस का कोई मतलब नहीं, 0 ही हो गया, तो ये बचा n-1 गामा n-1। ठीक है, इसको रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो गामा n का वैल्यू आया n-1 गामा n-1 इंटू गामा n-1। ठीक है, अच्छा लिख लीजिए फटाफट जो लोग लिखना चाहते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ अब ये हो चला है, इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग गामा 2 को क्या लिख सकते हैं। देखिए गामा n होता है n-1 इंटू गामा n-1, तो 2 को क्या लिखेंगे 2-1 और गामा 2-1, यही ना। ठीक है, गामा 3 को क्या लिख सकेंगे, उससे एक कम और फिर उसका गामा, ऐसा ना। अच्छा अब जरा यहां पर आप देख लीजिए एक रिजल्ट ऐसा लिखिए, सिंस आप निकालिए गामा 1 का वैल्यू। देखिए गामा फंक्शन क्या था आपका जो गामा फंक्शन था वो 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर माइनस m गामा n 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n-1 dx, ये था आपका गामा फंक्शन। ठीक ना, देख लीजिए जो गामा फंक्शन आप लिखे थे। गामा 1 के लिए ये n के जगह पर आप 1 लिख दीजिए तो आपको गामा n का वैल्यू मिल जाएगा, गामा 1 का वैल्यू मिलेगा। तो गामा 1 होगा आपका 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर x माइनस x, ये तो रहेगा एज इट इज, और x टू द पावर n-1, n के जगह पर आप 1 लिखेंगे तो 1-1 0, तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो वो पूरा पूरी हट ही जाएगा वो, ये चलिए 1 लिख लीजिए, ये आया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो e टू द पावर माइनस एक्स का जैसे आप जानते हैं e टू द पावर माइनस एक्स बाई -1, तो माइनस को बाहर कर लीजिए आप, 0 टू इंफिनिटी, माइनस एक्स के जगह पर इंफिनिटी बैठाइए
फिर माइनस एक्स के जगह पर आप 0 बैठा लीजिए, माइनस इसको आप लिखेंगे 1/e⁻∞, और e⁻0 1 होता है, e⁻∞, 1/∞, 0, तो ये फाइनली आ जाता है आपका 1। तो आपको याद रखना है कि गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अब उस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। गामा 2 होता है 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो इसको 1 इंटू फैक्टोरियल 1, सॉरी ये गामा 1 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है। गामा 3 का वैल्यू 2 इंटू गामा 2, 2 इंटू गामा 2, गामा 2 का वैल्यू कितना होता है, ये जो 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अच्छा, गामा 4 का वैल्यू क्या होगा, गामा 4 का वैल्यू होगा 3 इंटू गामा 3, अकॉर्डिंग टू दिस 3 इंटू गामा 3 का वैल्यू 2। तो देखिए तो कोई पैटर्न आ रहा है इसमें। देखिए ये जो गामा 1 का वैल्यू तो ठीक है 1 है, 1 को आप फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। और गामा 2 का वैल्यू 1 है, 1 को आप फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, ठीक है। तो ये गामा 2 को हम लोग फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, गामा 1 को फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं, और गामा 3 को क्या लिखेंगे, ये 2 है, 2 इंटू 1, तो इसको फैक्टोरियल 2 आप लिख सकते हैं। अब ये 3 इंटू 2 आया, उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। अब देखिए कोई पैटर्न नजर आया, गामा 1 0, गामा 2 फैक्टोरियल 1, गामा 3 फैक्टोरियल 2, गामा 4 फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से अगर आप चलते जाएं तो क्या आप गामा n का वैल्यू लिख सकते हैं, 2 में 1, 3 में फैक्टोरियल 2, 4 में फैक्टोरियल 3, तो इसको आप नहीं लिखेंगे गामा n-1। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हो गया कि गामा n का वैल्यू हो जाता है फैक्टोरियल n-1। इसको आप एकदम से याद रखें। लेकिन एक बात और जानिए कि ये जो फैक्टोरियल आप लिखते हैं ना, फैक्टोरियल के भीतर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए या कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप अगर लिखते हैं फैक्टोरियल 3, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है ये। आप अगर लिखते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल 1/2, इसका कोई मतलब नहीं है, दीज आर मीनिंगलेस। मतलब फैक्टोरियल के अंदर पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए या 0 होने चाहिए। फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 0 ऑनवर्ड, 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव और फ्रैक्शन अलाउड नहीं है फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है। तो ये जो फैक्टोरियल n-1 लिखे हैं, इसमें अगर आप 0 भी कर देते हैं तो ये तो फैक्टोरियल -1 हो जाएगा, तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1 करते हैं तो चलेगा, 1 के बाद 2 3 4 सब चलेगा। इसको अगर फ्रैक्शन कर देंगे आप तो फिर फ्रैक्शन -1 कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आएगा या तो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए ये रिजल्ट तभी वैलिड होता है जब n का वैल्यू आप 1 ऑनवर्ड लेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप लेंगे तभी इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है गामा n होता है फैक्टोरियल n-1। अब असली रिजल्ट तो अब आना है। बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, 1 मिनट और देखिए। हम लोगों ने पढ़ा था बीटा फंक्शन 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx, और इसका वैल्यू था फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई
फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1। और हम लोगों ने अभी देखा गामा फंक्शन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx वेयर n इज पॉजिटिव, ये है गामा फंक्शन। और इस गामा फंक्शन का वैल्यू कितना आता है फाइनली, फैक्टोरियल n माइनस 1। दोनों का वैल्यू निकल गया, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का। अब देखिए तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर ये जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन का वैल्यू होता है फैक्टोरियल m माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1। देखिए फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है गामा n, तो फैक्टोरियल m माइनस 1 क्या होगा, गामा m नहीं होगा। और फैक्टोरियल n माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे गामा n, और नीचे है m प्लस n माइनस 1, इसको हम लोग लिखेंगे गामा m प्लस n, नहीं क्या, इज कॉल्ड ए रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन बीटा mn इक्वल टू होता है गामा m इंटू गामा n बाई गामा m प्लस n। इसका बहुत ही यूज होगा आगे सवाल बनाते समय। तो आप बीटा फंक्शन को याद रखिए, उसका वैल्यू याद रखिए, गामा फंक्शन को याद रखिए 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx n ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल n माइनस 1। और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन बीटा फंक्शन mn इक्वल टू होता है गामा m गामा n बाई गामा m प्लस n is the final relation between beta function and gamma function. By using all these results, few more results are there, कुछ और important result है बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड, जिसको हम लोग ड्राइव करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। इसके एप्लीकेशन से बहुत बड़े बड़े सवाल जिसमें काफ़ी समय लग सकता है या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो इस वीडियो में रखिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिजल्ट पढ़ेंगे गामा और बीटा से रिलेटेड, और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।